क्लास में जो हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यूशन में हम बात कर रहे हैं। उस यूनिट में मेजरली दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड देन अदर थिंग्स आर रिलेटेड टू दैट। एक दूसरा पार्ट और है जिसमें हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, और बेसिकली कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल्स की जिसको हम देख सकते हैं। उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। या आई वुड लाइक कि जब भी आप ऑफलाइन आएँ तो सेकेंड पार्ट की बात यानी कि ट्रांसपोर्ट फिनोमिना की बात आपकी ऑफलाइन क्लासेस में कंटिन्यू हो। अभी प्रेजेंटली उसी पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं और एक बहुत छोटा सा पार्ट इसमें रह गया है, उसी को हम लोग देख लेते हैं। मैं एक बार रिकॉल कराती हूँ आप लोगों को। हमने क्या किया है, पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसके बाद एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला है एंड देन हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने अच्छे से समझा। आपने देखा डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए 7 है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये 7 से ज़्यादा हो सकती है, और सॉलिड्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। सो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट सिस्टम्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होती है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पर ही बेस्ड एक लॉ है और एक प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि कोई प्रिंसिपल है जो कि एनर्जीज के इक्वली डिवाइड होने की बात कर रहा है। So the name indicates principle of equipartition of energy, a principle which tells something about the equipartition of energy, equally dividation की बात कर रहा है। अच्छा, किस एनर्जी की बात कर रहा है उसको मैं यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट में, मैं उसको जस्ट रीड आउट कर रही हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या इसका मीनिंग है। तो हिंदी मीडियम वाले नीड नॉट टू वरी, जो पढ़ा जा रहा है उसको भी आप हिंदी में समझने की कोशिश कीजिएगा। द एवरेज एनर्जी, इज दिस विजिबल? स्लाइड आप लोगों को ठीक से विजिबल हो रही है? क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी इशू हो सकता है। प्लीज टेल मी, आप लोगों को स्लाइड ठीक से विजिबल हो रही है? ओके, सो द एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, द एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम of any classical object that is a member of a system of such objects in thermal equilibrium at the temperature is half kT. So let me read it again. The average energy per degree of freedom of any classical object that is a member of a system of such object in thermal equilibrium at the temperature is half kT. इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम एक थर्मल इक्विलिब्रियम में किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। बस देखिए सिस्टम वही है, कुछ नई बात नहीं है। हम सिस्टम को हमेशा से ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। कुछ ऐसा सा सिस्टम होता है और उस सिस्टम में क्या है, पार्टिकल्स हैं। ऑब्वियसली ये थोड़ा स्क्वायर शेप में। ऐसा सिस्टम में जिसमें एक थर्मल इक्विलिब्रियम है, उस थर्मल इक्विलिब्रियम में जिसकी एवरेज एनर्जी जो भी है, एवरेज एनर्जी जो भी है वो एवरेज एनर्जी इक्वली डिवाइडेड होती है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर इसकी टोटल एनर्जी मान लेते हैं 3 है और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसकी टोटल एनर्जी 3 है या टोटल एवरेज एनर्जी 3 है और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है और एक एनर्जी E है, लेट्स से E 3 है, तो ये जो 3 है वो इक्वली डिवाइडेड होगा इन 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में, यानी कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी है वो क्या होगी, 3/6, दैट मीन्स हाफ kT। डिड यू गेट माई पॉइंट कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम में बात कर रहे हैं। उस थर्मल इक्विलिब्रियम में इस सिस्टम की जो भी एनर्जी है, जो भी एवरेज एनर्जी है, वो इक्वली डिवाइड होती है इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जांपल हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम की जो एवरेज एनर्जी है वो है 3 kT
अगर उसकी एवरेज एनर्जी 3 kT है तो ये जो एनर्जी है वो इक्वली डिवाइड होती है इनटू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अगर इस सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है तो इसके लिए जो एनर्जी होगी वो होगी 3/6 यानी कि 1/2 kT। यस जया, किसका? आशिना को ज्वाइन करवा दिया है, ज्वाइन हो गई है आशिना। ओके, सो आशिना यू आर है, रिस्पॉन्स कीजिए आशिना। हाँ, सो आशिना हम लोग बात कर रहे हैं एक प्रिंसिपल की जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन मतलब इक्वली डिवाइडेशन की बात हो रही है। कैसा इक्वल डिवाइडेशन है उसको समझ रहे हैं। अभी तक थर्मोडायनामिक्स से हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं इतने दिनों से, फिर से वही एक सिस्टम है और उस सिस्टम को हमने कहा थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। देयर इज नो प्रोसेस अकरिंग इन द सिस्टम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब सिस्टम में किसी तरह की कोई प्रोसेस नहीं हो रही है। और उस इक्विलिब्रियम स्टेट में इस सिस्टम की जो एवरेज एनर्जी है वो एवरेज एनर्जी जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें इक्वली डिवाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो है 3 kT और उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिस्पेक्ट में जो एनर्जी होगी वो होगी 3/6 यानी कि ½ kT। यानी कि सिस्टम की जो एवरेज एनर्जी वो कैसे निकलेगी, ½ kT प्लस 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 ½ kT, दैट इज 3 kT। एनी कंफ्यूजन इन दिस? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? मुझे बताओ। स्टूडेंट, डिड यू गेट दिस? ओके, सो ये प्रिंसिपल समझ में आया, बट इस प्रिंसिपल में इतना सिंपल भी नहीं हो सकता। इस प्रिंसिपल में थोड़ा सा इशू और है, थोड़ा सा क्लॉज और है। क्या क्लॉज है? अगर एनर्जी जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने देखा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इस वाली स्लाइड में हम बात करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे थे 3 है। अभी 3 क्यों है? बिकॉज देर आर 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है और ये जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे वी एक्स, वी वाई, वी जेड, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3। वी एक्स, वी वाई, वी जेड। डू यू नो एक मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए टोटल एनर्जी कितनी है, एवरेज एनर्जी कितनी होती है मोनोटॉमिक गैस की? मोनोटॉमिक गैस की एवरेज एनर्जी यस 3/2 kT। तो 3/2 kT यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं? 3। तो 3/2 kT डिवाइडेड बाई 3, तो हर वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी हो गई है? 1/2 kT, राइट। तो हर वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है 1/2 kT। यहाँ भी 1/2 kT आप लिखें और यहाँ भी 1/2 kT। सो जो टोटल एनर्जी हो जाएगी 1/2 kT प्लस 1/2 kT प्लस 1/2 kT, दैट इज 3/2 kT। सिंपल। सिमिलरली आप रोटेशन के लिए कर सकते हैं। रोटेशन के लिए देखिए, रोटेशन की करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी थी डाटा में मॉलिक्यूल के लिए? रोटेशन की करस्पॉन्डिंग ओनली रोटेशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? क्या वो भूल गए आप लोग? थ्री चाहिए क्या? एक बार फिर से सोचिए, 3 थी क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है रोटेशन के करस्पॉन्डिंग? 3। यस, रोटेशन के करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, राइट। सो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम की करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी? ½ kT। इसके लिए भी ½ kT है, यहाँ भी ½ kT होगा और यहाँ भी ½ kT होगा। बट आप जानते हैं डायटम मॉलिक्यूल के लिए क्या केस है? एक रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। कौन सा? अलोंग द एक्सिस।
सो अलॉन्ग द एक्सिस रोटेशन पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स जो एनर्जी होगी रोटेशन के लिए वो क्या हो जाएगी, हाफ के टी प्लस हाफ के टी दैट इज के टी। ये वाला रोटेशन पॉसिबल नहीं है। होती एनर्जी के लिए भी हाफ के टी है, बट ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द लार्ज इनर्शिया आई। सो हाफ के टी प्लस हाफ के टी दिस इज के टी। अच्छा, वाइब्रेशन के लिए देख लेते हैं। वाइब्रेशन के लिए बताइए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 2। तो क्या आप बता सकते हैं एनर्जी कितनी होगी। बता सकते हैं एनर्जी कितनी होगी। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2 और मैंने कहा हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी है, हाफ के टी। yes kt yes, everyone is correct, kt, the energy is kt. so half kt plus kt, क्योंकि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, so half kt plus kt this is half kt plus half kt this is kt. now प्रिंसिपल में थोड़ा सा ऑल्टर है, देखिए क्या प्रिंसिपल ये कहता है कि ये जो एनर्जी है हाफ के टी, ये उन्हीं डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के लिए होगी जो कि एनर्जी के फंक्शन में स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं। व्हाट डज इट मीन, हमने कहा हाफ के टी सिर्फ उन्हीं डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी होगी जिनका स्क्वायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/, E इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x अगर कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम है और उसका स्क्वायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तभी ये जो एनर्जी है वो है हाफ के टी, अदरवाइज ये हाफ के टी नहीं होगा। लेट्स इस बात को समझ लेते हैं। जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv(x², mv(x²), m और लगा लीजिएगा आप लोग इसमें। सो 1/2 mv(x²), यहाँ पर जो vx है उसका स्क्वायर एनर्जी के को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी जो एनर्जी के रिलेशन में है वो vx का स्क्वायर आया है। सो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड एनर्जी जो हो जाएगी वो है हाफ के टी। ठीक इसी तरह से vy² की हम बात कर सकते हैं एंड सो ऑन। राइट, जरा इसके लिए देखिए, रोटेशन के लिए देखते हैं। रोटेशन के लिए जो एनर्जी होती है वो होती है 1/2 ओमेगा x², 1/2 ओमेगा m i ओमेगा x²। ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है एनीवन, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर आया है एनर्जी की टर्म में। सो वंस अगेन हम क्या कह रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। ओके एवरीवन, हेलो। सो एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा x²। यस जी, बोलिए। कोणीय वेग क्या होता है, कौन बताएगा। जया, आपको आंसर मिल गया। कोणीय वेग आपने टर्म सुनी होगी। जया क्लियर हो गया ये कोणीय वेग। सो हमने देखा ओमेगा एक्स वन सेकेंड स्क्वायर आ रहा है एनर्जी के रूप में, या एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ओमेगा y² एंड ओमेगा z², यानी कि इन सभी से जो रिलेटेड एनर्जी होगी वो होगी हाफ के टी, हाफ के टी। वाइब्रेशन को देख लेते हैं।
वाइब्रेशन के नियम का 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसमें से एक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है 1/2 mv/x²। सो वंस अगेन वेरिएबल क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का स्क्वायर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है mv/x²। वेलोसिटी का स्क्वायर आया और वेलोसिटी का स्क्वायर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इससे रिलेटेड एनर्जी भी कितनी हो जाएगी 1/2 kT। और दूसरी एनर्जी क्या है, दूसरी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, जिसे आप हुक्स लॉ से जानते हैं क्या है 1/2 kx²। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 1/2 kx²। तो x का स्क्वायर एनर्जी की टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई 1/2 kx²। सो वन सेकेंड स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, और स्क्वायर आने के कारण जो एनर्जी है एज पर प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 kT। सो इसके लिए भी 1/2 kT, इसके लिए भी 1/2 kT। सो द टोटल एनर्जी इज kT फॉर वाइब्रेशन इन सिंगल डायरेक्शन। सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए 1/2 kT प्लस 1/2 kT, दिस इज kT। नाउ एक एनर्जी और आप जानते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेट मी रिप्रेजेंट इट बाय ई। आप ई से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, ग्रेविटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बोल रहा है ये -g/m। ठीक से याद कीजिए। यस मुस्कान, ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होती है? सही से याद कीजिए, बाकी लोग भी याद कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, सॉरी ग्रेविटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, जो है mgh, राइट। सो ग्रेविटेशनल एनर्जी आपने सही बोला mgh। यहाँ पर आप बता सकते हैं वेरिएबल क्या है, mgh इसमें वेरिएबल क्या है? यस h, हाइट वेरिएबल है ना। सो यहाँ पर यस यस सभी ने सही कहा, h जो है वेरिएबल है। यस सो यहाँ देखिए h वेरिएबल है, यहाँ पर vx वेरिएबल है और यहाँ पर x वेरिएबल है। vx² एनर्जी की टर्म में क्या रहा vx², यहाँ पर भी एनर्जी की टर्म में क्या रहा x², बट यहाँ जो वेरिएबल है h² नहीं है, ये क्या है h। सो दिस इज नॉट स्क्वायर। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो 1/2 kT नहीं हो सकती। डिड यू गेट दिस पॉइंट कि 1/2 kT उसी वेरिएबल के लिए होगी जिसके लिए एनर्जी की टर्म में वो स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है, अदरवाइज ये एनर्जी 1/2 kT नहीं होगी, जैसा कि हमने ग्रेविटेशनल एनर्जी के केस में देखा, दिस कैन नॉट बी 1/2 kT। सो एवरीवन क्लियर दिस पॉइंट? ये प्रिंसिपल उन्हीं वेरिएबल्स, उन्हीं डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के लिए है जिनका स्क्वायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, वेरिएबल का ही स्क्वायर होना चाहिए, जैसे कि vx² है, vy² आता है, vz² आता है, ω(x²) है, यहाँ पर x² भी है। इनके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वही होगी 1/2 kT, अदरवाइज नहीं होगी। फिर लगे mgh, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो एनर्जी जो होगी वो 1/2 kT नहीं हो सकती। इज दिस क्लियर? अब अगर आपको ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आ गया है समझ में, तो लेट मी आस्क यू कि ये जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, एज पर प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और हर डिग्री का स्क्वायर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस डिग्री के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT। सो वी आर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी टू डिटरमाइन एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं सिस्टम की एवरेज एनर्जी निकालने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो क्या है 1/2 kT। तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, तो 3 × 1/2 kT। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से हम बता रहे हैं कि 3 × 1/2 kT।
सो जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी 3/2 kT मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है 7। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहेगा कि 7 अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी है वो है हाफ kT। सो द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल इज 7/2 kT। और एक सॉलिड के लिए मैं पहले भी बात की थी। सॉलिड के केस में क्या होता है, सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बाउंड होते हैं और इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है सॉलिड के लिए? किसी ने बोला है अभी कि हाँ सॉलिड के लिए सॉलिड डिग्री ऑफ फ्रीडम हाँ 6 है। 0 किसने बोला? अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। 0 किसने बोला अभी? 0 किसने बोला है? अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कोई भी डाउट है तो कल्पना 0 किसने बोला? ऐसा मिसकॉन्सेप्ट कैसे आया? हाँ स्टेबल तो रहता है। 0 है ट्रांसलेशन मोशन के लिए। सो ट्रांसलेशन मोशन 0 होगा नो डाउट। ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर सकते तो 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्रांसलेशन के लिए। रोटेशन भी नहीं कर सकते, रोटेशन के लिए भी पॉसिबिलिटी नहीं है, बट वाइब्रेट तो कर सकते हैं ना। तो जब वाइब्रेट कर सकते हैं तो तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकते हैं। एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, दूसरे के लिए भी 2 चाहिए और थर्ड के लिए भी 2 चाहिए। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 6। सो एज पर प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कितनी एनर्जी हो जाएगी इसकी? 6 × हाफ kT। सो सॉलिड्स के लिए जो एवरेज एनर्जी आ गई है वो कितनी आ गई है 3 kT। मेरी राइटिंग बहुत ही ख़राब हो रही है, सो मैनेज विद दैट 3 kT। एवरीवन क्लियर? हमने यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जीज निकाल रहे हैं। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कितनी आई 3/2 kT, डायटोमिक के लिए 7/2 kT और सॉलिड्स के लिए आ गई है 3 kT। किसी तरह का कोई भी डाउट हो इस प्रिंसिपल को समझने के लिए तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि इसके बाद हम इसको डिराइव करने वाले हैं कि प्रिंसिपल आता कैसे है। नो क्वेश्चन आई गेस, नो डाउट। सो लेट अस डिराइव दिस प्रिंसिपल कि ये प्रिंसिपल कहाँ से आया। एंड लेट मी टेल यू दिस इज ए क्लासिकल प्रिंसिपल। यहाँ देखिए क्लासिकल वर्ड आया है। क्लासिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी मीडियम स्टूडेंट, क्लासिकल को हिंदी में क्या कहा जाता है? गलत जवाब, कोई और बताइए। नहीं स्टैटिस्टिकल होगा वो। हाँ चिरसम्य सांख्यिकी, बिल्कुल सही कहा। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, चिरसम्य सांख्यिकी। चिरसम्य का मतलब है ना बहुत प्राचीन काल से चली आ रही। क्लासिकल मतलब हम जैसे क्लासिकल सॉन्ग की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्लासिकल का मतलब वही है। चिरसम्य मतलब बहुत पहले की। कितनी पहले की? आई वुड से कि जब तक हमें एटम की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, या एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना, उससे पहले की जो इन्फॉर्मेशन है या उससे पहले का जो भी डेरिवेशंस हैं, जो भी मैथमेटिकल और एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है, वो सब क्लासिकल है। अब वो क्यों क्लासिकल है और क्या क्लासिकल और क्या क्वांटम है, इसकी बात हम 4th यूनिट को स्टार्ट करने के बाद बताएंगे। तो फॉर एग्जांपल जस्ट अज्यूम कि हम जिस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं वो एक क्लासिकल प्रिंसिपल है। और क्लासिकल प्रिंसिपल मतलब जब हमारे पास एटम न्यूट्रॉन प्रोटॉन की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इलेक्ट्रॉन की भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उससे पहले के जो भी लॉज हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। बट इनको क्यों क्लासिकल कहा गया है, क्यों क्वांटम कहा गया है, वो हम 4th यूनिट में अच्छे से समझेंगे। तो फॉर नाउ हम एक क्लासिकल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब इस डेरिवेशन में हम क्या ड्राइव करने वाले हैं? हमें ड्राइव करने वाला है कि एनर्जी अगर किसी वेरिएबल का स्क्वायर एनर्जी के रूप में है
मतलब E इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, तो इससे रिलेटेड जो एनर्जी है वो हाफ के टी होगी। ये प्रूव करने के लिए वंस अगेन हम एक सिस्टम लेते हैं, इक्विलिब्रियम सिस्टम, विच इज़ ए डायनेमिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। उस डायनेमिक सिस्टम की जो कि इक्विलिब्रियम में है, उसके लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम मान रहे हैं। देखिए कितने सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हमने मोनोटॉमिक के केस में देखे 3, बट अब जो हम जनरल सिस्टम लेके चल रहे हैं, उस जनरल सिस्टम में क्या हो रहा है, उस जनरल सिस्टम में काफ़ी सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम अपने को फोकस नहीं करें 3, 4, 5, हमें नहीं पता कितने हैं, बट वी आर सेइंग Q1, Q2, Q3 एंड QF। इतने सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिड यू गेट? जैसे कि हमने कहा Vx, Vy, Vz, हम अपने आप को थर्ड पे स्टॉप कर रहे थे, अभी हम थर्ड पे स्टॉप नहीं कर रहे हैं। इट कैन बी Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। दिस इज वी आर टेकिंग इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, आई थिंक अभी बताना आपको ठीक नहीं होगा। जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके एमएससी में, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा। अभी आप इतना समझिए कि Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। दिस Q1 कैन बी X, दिस Q1 कैन बी F, दिस Q1 कैन बी P। मतलब ये एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जब भी हम ऐसे स्पेस में बात करते हैं, इस पर्टिकुलर स्पेस को हम कह रहे हैं फेस स्पेस। अब फेस स्पेस क्या है, वंस अगेन मैं 4th यूनिट में आपको डिस्क्राइब करूँगी कि फेस स्पेस क्या होता है। बट फेस स्पेस में जिसमें हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, ये Q1, Q2, Q3, डिपेंडिंग ऑवर मैथमेटिकल प्रॉब्लम, दिस Q1 कैन बी पोजिशन कोऑर्डिनेट, दिस Q1 कैन बी फोर्स, और मे बी अदर वेरिएबल। ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो अभी हमें ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। बट दिस Q1 कैन बी X और दिस Q1 कैन बी F डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। अभी ये हमारे लिए Q1 है, सिंपल, हमारा काम इसी से चल जाएगा। वी आर सेइंग दिस इज Q1। सो Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। साइमल्टेनियसली कुछ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं सिस्टम के, यानी कि सिस्टम में हम किसी वेलोसिटी की भी बात कर सकते हैं, P1, P2, P3 एंड सो ऑन। जैसे कि हम वाइब्रेशन के केस में कर रहे थे। वाइब्रेशन के केस में क्या है, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट भी है और मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी है। तो इस वाइब्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट भी चाहिए होगा, और वाइब्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी सिस्टम चाहिए। सो दिस इज द डायनेमिक सिस्टम, जो कि इक्विलिब्रियम में तो है बट मूविंग भी तो है। सो दिस इज लाइक अ डायनेमिक सिस्टम, जिसमें हम सिस्टम इक्विलिब्रियम में है बट स्टिल इट इज़ इन डायनेमिक स्टेट, गतिशील अवस्था में है। सो इस गतिशील अवस्था के सिस्टम के लिए हमने कहा ये तो हमारे पोजीशन कोऑर्डिनेट है और ये हमारे मोमेंटम कोऑर्डिनेट है, और नंबर कितना भी हो सकता है, क्योंकि हम मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे हैं तो नंबर के लिए अपने आप को कन्फाइन नहीं करेंगे, नंबर कितना भी हो सकता है, दिस। अब जिस तरह से हमने वाइब्रेशन के लिए कहा, अगर मैं कहूँ कि एनर्जी क्या है, यहाँ पर एनर्जी, इसकी एनर्जी कितनी है, ई क्या होगा, ई इज़ ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज पोजीशन। अगर मैं ई लिखूँ जो सिस्टम की एनर्जी है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई किस का फंक्शन होगा, ई वी एक्स का भी फंक्शन होगा और ई एक्स का भी फंक्शन होगा। सो आई हैव टू राइट ई इज़ ए फंक्शन ऑफ वी एक्स एंड एक्स। अगर सॉलिड्स के लिए मैं बात करूँ, ये तो हुआ डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में, अगर सॉलिड्स के लिए मैं अगर बात कर रही होती तो ई किस का फंक्शन हो जाता, ई फंक्शन हो जाता एक्स का, वाई, जेड, वी एक्स, वी वाई, वी जेड, तीनों में लिखने पड़ते हैं। अभी ये तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए है, अगर हम सॉलिड्स के लिए बात कर रहे होते तो यही रिलेशन क्या आ जाता, एक्स, वाई, जेड, वी एक्स, वी वाई, वी जेड, सब हमें लिखने पड़ रहे होते हैं। तो सिमिलरली जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम में ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है, उसी सिस्टम में ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट है। तो वी हैव टू राइट एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ Q1, Q2, Q3, QF एंड सो ऑन। इज दिस ओके? आपको यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो फ्रीली स्पीक कीजिए, और अगर आपको समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में ओके लिख दीजिए।
समझ में आना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप चैट बॉक्स में ओके लिख देंगे तो आई एज्यूम कि आप लोगों को क्लियर हो गया है ये। ओके, सो सभी लोग ओके लिख रहे हैं, तो आई कैन मूव फर्दर। नाउ ये इक्वेशन आपको समझ में आई जिसमें एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ दिस एंड सो। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसी एक वेरिएबल की डिपेंडेंसी को अलग कर रही हूँ, किसी एक वेरिएबल पर डिपेंडेंसी को। जैसे कि इस केस में मैं कर सकती हूँ कि यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, ई आई प्लस ई डैश, दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ। इसी रिलेशन को मैंने क्या किया है, इसी रिलेशन को मैंने कहा कि इसी रिलेशन में से मैंने ई आई अलग लिख दिया। ई आई एनर्जी जो कि एक्स पे डिपेंड कर रही है, ई आई यानी कि वो एनर्जी जो कि एक्स पे डिपेंड कर रही है उसको मैंने अलग लिख दिया, और दूसरी एनर्जी जो कि वी एक्स पे डिपेंड कर रही है उसको मैंने ई डैश लिख दिया। वेरिएबल की जो डिपेंडेंसीज हैं उनको मैंने सेपरेट कर दिया है। पहले मैंने ई आई लिख दिया जो कि एक्स पे डिपेंड कर रही है, दूसरा वेरिएबल जो कि ई डैश यानी कि इसकी वी एक्स वाली डिपेंडेंसी है। सिमिलरली मैं इस थोड़े बिगर रिलेशन में भी यही कर रही हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई वेरिएबल होगा पी आई, P1 P2 P3 एंड सो ऑन, उसी में से मैंने पी आई को ले लिया, पी आई को लेकर यहाँ पर उसकी डिपेंडेंसी लिख दी ई आई, उसकी एनर्जी कितनी है ई आई, पी आई के कारण एनर्जी है ई आई, उसको मैंने बाहर ले लिया। अब क्योंकि यहाँ से ई आई निकल गया है, सो अगर ई आई निकल गया तो अब ये ई नहीं हो सकता है, अब ये कोई और एनर्जी होगी जिसको मैंने कहा ई डैश। तो बाकी सारे वेरिएबल्स के कारण जो एनर्जी है वो है ई डैश, सो Q1 Q2 एंड सो एंड दिस। सो नाउ द रिलेशन इज E इज इक्वल टू ई आई प्लस ई डैश। ई आई वो एनर्जी जो पी आई पे डिपेंड कर रही है, ई डैश वो एनर्जी जो पी आई को हटा देने के बाद सारे वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही है। सो P1 P2 P3 नहीं है, पी आई कोई भी एक है, जैसे लाइक P4 है, लेट्स से आई की वैल्यू कितनी है P4, सो दिस इज P4। आई का मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 5 है, समेशन नहीं ना, यहाँ पर आई मतलब कोई एक वेरिएबल है। सो मैंने यहाँ पर नाम दिया जैसे P4, सो दिस इज P4। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। अब हम जानते हैं कि पी आई की हम पहले बात करते हैं कि पी आई वो नहीं है जो वहाँ पर है, दिस इज़ नॉट पी आई, दिस इज़ मोमेंटम नहीं है यहाँ पर, पी आई प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का रिलेशन हम फर्स्ट यूनिट से जानते हैं, हमने पहले भी निकाला था और बार बार भी निकालते रहेंगे। दिस इज प्रोबेबिलिटी पी आई, और प्रोबेबिलिटी पी आई क्या होती है, ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन समेशन आई ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आई। याद आ गया होगा आपको ये रिलेशन, हमने फर्स्ट यूनिट में निकाला है, पी आई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द ith स्टेट। सो इस प्रोबेबिलिटी पी आई से, इस प्रोबेबिलिटी पी आई, इस प्रोबेबिलिटी पी आई से हम ये रिलेशन लिख सकते हैं, इस प्रोबेबिलिटी पी आई से हम क्या लिखने वाले हैं, इस प्रोबेबिलिटी पी आई से हम एक सर्टन रेंज में प्रोबेबिलिटी को लिखने वाले हैं। रेंज क्या है, रेंज की बात हमने जिस तरह से हमने वी एक्स डेल्टा वी एक्स वी वाई डेल्टा वी वाई हमने बात की थी मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, हमने कहा था डेल्टा वी एक्स डेल्टा वी वाई डेल्टा वी जेड, डेल्टा वी एक्स डेल्टा वी वाई डेल्टा वी जेड, ये बात हमने की थी। अच्छा, फेस स्पेस का कॉन्सेप्ट, डेल्टा वी वाई एंड डेल्टा वी जेड। ठीक उसी तरह से हम एक रेंज की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी एक रेंज है, क्या रेंज है, Q1 टू Q1 डेल्टा Q1, Q2 डेल्टा Q2, Q3 डेल्टा Q3, P1 डेल्टा P1, P2 डेल्टा P2। तो इस रेंज में जो प्रोबेबिलिटी होगी उसके लिए हमें इस रेंज से इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो सिंपली अगर प्रोबेबिलिटी पी आई को इस रेंज में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस रेंज की जो एनर्जी है वो निकल कर आ जाएगी। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द ith स्टेट।
दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस पर्टिकुलर रेंज। ये किसी ith स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी है, ये किसी पर्टिकुलर रेंज में होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। खैर एनीवे इस रिलेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, हमारा मेन फोकस इस पे है। जब हमने प्रोबेबिलिटी पी आई को देखा था, उसी प्रोबेबिलिटी पी आई के बाद में एक रिलेशन और था जिससे हमने कहा था कि अगर किसी वेरिएबल की एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करनी है हमें, तो उसका रिलेशन ये होगा, ई आई बार इज इक्वल टू ई आई मल्टीप्लाई पी आई। ई आई मल्टीप्लाई पी आई। आप एक बार फिर से यूनिट को रिकॉल कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने y यूज़ किया था, दिस वाज y बार इज इक्वल टू y कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अगर y की एवरेज एनर्जी निकालनी है तो हम लिखते थे वी आई पी आई, पी आई प्रोबेबिलिटी वाई आई किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में उसकी वैल्यू है। सो दिस इज द एवरेज एनर्जी, एवरेज वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। तो यहाँ पर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, y की जगह पे क्या है एनर्जी, सो हमने लिख दिया ई आई, दिस इज ई आई पी आई। पी आई हम जानते हैं ऊपर से क्या है, तो पी आई को हम लिख देते हैं ई आई ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई। इसकी जगह पे हमने सी यूज़ कर सकते हैं, दिस इज ए कांस्टेंट सी, इसको हम कांस्टेंट सी कह रहे हैं, तो कांस्टेंट सी। और जैसे ही आप समेशन ओपन करते हैं, तो एक सर्टेन रेंज की बात की जाती है, और वो रेंज क्या है, डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 एंड सो ऑन, डेल्टा P1 डेल्टा P2 एंड सो ऑन। सॉरी यहाँ पर सी नहीं है, यहाँ पर सी नहीं है, सी की वैल्यू यहाँ पर नीचे रखी हुई है, ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आई, और जैसे इस समेशन को ओपन किया जाता है तो डेल्टा Q1 डेल्टा Q एंड सो ऑन। इज दिस ओके? एनी डाउट? एम आई ऑडिबल? आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? एम आई ऑडिबल? कोई डाउट इसमें? हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जैसा हमने फर्स्ट यूनिट में किया था, ई आई कोई वेरिएबल है जिसका एवरेज जो पार्ट है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये फंक्शन हमने पहले भी देखा था यूनिट फर्स्ट में, उसी को यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही हम पी आई को लिखते हैं इस फॉर्म में, तो इट विल बी समेशन ई आई ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आई समेशन ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आई। समेशन को जब भी इंटीग्रेशन से रिप्लेस किया जाता है तो एक रेंज की बात की जाती है, और वो रेंज क्या है, डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 और सो ऑन। सो हम क्लासिकल फिजिक्स में क्या करते हैं, समेशन को रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन से। ये मैंने आपकी क्लास में पहले बताया था कि समेशन को इंटीग्रेशन से कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। लेट मी वंस अगेन टेल यू कि E1 E2 अगर एनर्जीज में इस तरह का डिफरेंस होता है तब आप उसे समेशन में ही रहने देते हैं। अगर एनर्जीज का डिफरेंस इस तरह का है तो ये समेशन इंटीग्रेशन से रिप्लेस नहीं हो सकता है। बट अगर एनर्जीज का जो डिफरेंस है वो कुछ इस तरह का है, E1 E2 E3 E4, यानी कि बहुत क्लोजली डिफरेंस इनमें है। जब ये क्लोजली डिफरेंस अगर इनमें सिस्टम्स में होता है तो हम समेशन को रिप्लेस कर सकते हैं बाय इंटीग्रेशन। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई डिड। मैंने क्या किया, समेशन को रिप्लेस कर दिया इंटीग्रेशन से बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर रेंज। अगर यहाँ पर सिस्टम की टोटल रेंज हो 0 से इनफाइनाइट, तो ये पूरे सिस्टम के लिए जो एवरेज एनर्जी होगी वो हमें दे देगी। रिमेंबर दिस इज़ नॉट एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये जो ई आई बार है ये एनर्जी, एवरेज एनर्जी पूरे सिस्टम के लिए नहीं है, ये एवरेज एनर्जी है उस वेरिएबल के कारण जिस वेरिएबल को हम कंसीडर कर रहे हैं। वो वेरिएबल क्या है, पी आई। ये
ये जो ई आई बार है ये एवरेज एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ इस वेरिएबल के कारण, पूरे सिस्टम की एवरेज एनर्जी नहीं है। इसके कारण एक एवरेज एनर्जी होगी, इसके कारण एक एवरेज एनर्जी होगी, सो ऑन। उस सब एवरेज एनर्जीज को ऐड करने के बाद सिस्टम की टोटल एवरेज एनर्जी आएगी। सो अभी जो हम निकाल रहे हैं दिस इज एवरेज एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल ओनली, पी आई। सो दिस इज एवरेज एनर्जी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल, कहाँ गया, यहाँ पर नहीं है अभी। सो ये जो ई आई बार है दिस इज एवरेज एनर्जी फॉर द वेरिएबल पी आई जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं। उसकी वैल्यू क्या आएगी, ई आई ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई। यहाँ पर ई क्या है, ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और वो क्या है, ई आई प्लस ई डैश। सो अब हम इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। हमने कहा ई आई ई रेज़ टू पावर, ई आई इज द एनर्जी ड्यू टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कोई भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण एनर्जी है। ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई डेल्टा क्यू एंड सो ऑन, एंड दिस इज आल्सो सो ऑन। यहाँ पर ई की वैल्यू रखते हैं ई आई प्लस ई डैश ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म है, और एक्सपोनेंशियल टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ई एस टू पावर माइनस बीटा ई आई मल्टीप्लाई ई एस टू पावर माइनस बीटा ई डैश। ओके, सो मैंने यही किया है। दूसरा निरीक्षण, हम ई आई बार को कैसे लिख सकते हैं, ई आई ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई आई डेल्टा पी आई। डेल्टा पी आई वहाँ से बाहर निकाल दिया मैंने, और अंदर क्या रह गया, ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई डैश डेल्टा क्यू वन डेल्टा क्यू टू एंड सो ऑन। यहाँ पर पी आई नहीं है अब। सिमिलरली मैंने डिनोमीटर में भी किया है, सिमिलरली डिनोमीटर से हमने पी आई को, पी आई वाली टर्म को बाहर निकाल लिया, बाकी सारी टर्म्स अंदर हैं। इज दिस ओके स्टूडेंट? क्योंकि अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो प्लीज़ पूछिए, मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है। अगर ओके है तो प्लीज़ राइट ओके। ये हो सकता है कि पढ़ने को भी इसकी कुछ भी जरूरत किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछिए, और क्लास नहीं छोड़ना है बिकॉज मुझे अपनी अटेंडेंस करनी है आपको। मनीषा कुछ पूछना है आपको? मनीषा कुछ पूछना है? ओके, सो अगर क्लियर हो गया है चीज़ तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसको करते हैं सॉल्व, क्योंकि इसके बाद तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आप लोग कर ही लेंगे ना। देखिए ऊपर वाली टर्म में क्या हुआ है, ई एस टू पावर माइनस बीटा ई डैश डेल्टा क्यू वन क्यू टू एंड सो। नीचे वाली टर्म में भी क्या है, ई एस टू पावर माइनस बीटा। अब आपको लगता होगा मैथमेटिकली मैं इसको क्रॉस कर दूँ, दोनों सेम है ना? कितने लोगों को लगता है कि मैथमेटिकली मैं ऐसे क्रॉस कर सकती हूँ? कितने लोगों को लगा है मैंने सही किया? निकिता मैंने सही किया क्या? अच्छा ओके, जो बाकी लोग, कितना सही किया मैंने ये? मैंने ये मैथमेटिकली इसको क्रॉस कर दिया। ऊपर वाली टर्म को देखिए, ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई डैश एंड सो ऑन। सिमिलरली नीचे था ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई डैश, तो मुझे लगा सेम सेम है तो मैंने उनको क्रॉस कर दिया। नहीं ये तो ठीक है, ये टर्म तो इंडिपेंडेंट हुई ना, ये टर्म इंडिपेंडेंट है और ये टर्म भी इंडिपेंडेंट है, तो क्या ऐसे क्रॉस हो सकती है? देखिए दोनों टर्म देखिए, बाकी लोग भी देखिए क्लियरली, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, ऊपर नीचे सेम लग रही है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो हम क्रॉस कर सकते हैं। सेम है,
हम्म, हाँ एग्जैक्टली, और वो सेम है अभी, हम इसको क्रॉस ना कहें बेटर होगा, ये एक इंटीग्रेशन है। तो ये इंटीग्रेशन जब भी सॉल्व होगा तो हमें कोई टर्म देगा, तो वी कैन नॉट मैथमेटिकली हम इनको क्रॉस नहीं कर सकते, बट यस जो भी इंटीग्रेशन होगा उसकी जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी सिमिलर टू द दिस इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन को क्रॉस करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बस इंटीग्रेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा वो सेम होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन की टर्म सेम है तो इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन सेम होगा, सॉल्यूशन सेम होने की वजह से हम इनको क्रॉस कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन आपस में क्रॉस नहीं होते हैं, इंटीग्रेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा वो सेम होगा, तो इस वजह से हम एक दूसरे को उनको क्रॉस कर सकते हैं। राइट, सो हमें मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक रहना पड़ता है। सो हमने इसका इंटीग्रेशन देखा, इंटीग्रेशन का जो भी सोल्यूशन आएगा सेम होगा, सो वी कैन क्रॉस इट। अब हमारे पास जो टर्म में बच गया उसको देख लेते हैं। ई आई बार इज इक्वल टू ई आई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई आई डेल्टा पी आई। नाउ यू आर इनफ इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स, आई गेस आप सब लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि वो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे? जब तक आप इस बारे में सोचें कि कितने लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। आई विल स्पीक योर नेम। अर्पिता, आशना, आशना, भावना, 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 चेतना, चेतना, छवि, दीक्ष दीक्षा शर्मा, दीक्षा शर्मा, दीक्षा शर्मा, डिम्पल, दिवाक्षी, दिवाक्षी, एकता, एकता, एक, हर्षिता, हर्षिता, जया, काजल, 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 कल्पना शर्मा, कुमकुम, कुमकुम, काजल, यस काजल लग गई आपकी। कुमकुम, मधु, मधुमीना, मनीषा, ओके मनीषा, मनीषा,